नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ठीक एक साल बाद यानी फरवरी और मार्च के महीने में ही उत्तर प्रदेश में 2027 में यानी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अभी इस चुनाव को लगभग एक साल का समय बचा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी हलचल और चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि सभी दल पूरी तरह से धरातल पर मजबूती के साथ उतरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों से यानी पिछले अगर आप चुनाव को देखें तो सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही चुनाव में मुख्य केंद्र के रूप में रही है। लेकिन अब यह चुनाव 2027 में आपको बदलता हुआ नजर आएगा, यानी हो सकता है आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले या फिर कोई तीसरी ऐसी पार्टी है जो आपको चौंका सकती है। दोस्तों, आज इसी सभी मुद्दों पर बात करेंगे और यहाँ तक की बात करेंगे कि कैसे एक हैदराबाद की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण को पूरी तरह से मात दे दी है। दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कैसे मायावती ने वापसी करके जिस तरह से राजनीति को बदल दिया है, उससे विपक्षी दल क्यों परेशान है। दोस्तों, हम लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव को कवरेज करते रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश से मौजूदा स्थिति में योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से यानी पिछले 2 विधानसभा चुनावों से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी सपा मुखिया समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रही थी। लेकिन इस बार सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साबित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में हम पूरी तरह से जमीनी हकीकत को परखेंगे और जमीनी मुद्दों पर बात करेंगे और जनता के हृदय में अपना निश्चित तौर पर जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पार्टी सबसे ऊपर चल रही है और नंबर दूसरे पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, तो तीसरे और चौथे नंबर पर कौन सी पार्टी है जो दोनों का समीकरण बिगाड़ सकती है और दोनों को चुनौती देती नजर आ रही है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पिछले महीने यूजीसी बिल लाया गया यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल लाया गया, उससे सवर्ण समाज निश्चित तौर पर बीजेपी पार्टी से नाराज है। दोस्तों, ऐसे में यह समझना लाजमी है कि आखिरकार सवर्ण समाज का इस चुनाव में क्या रोल रहने वाला है। इसी चुनाव में मैं आपको बता दूं कि अभी जब से यूजीसी बिल को लागू किया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक जरूर लगा दी है, लेकिन मायावती ने जिस तरह से यूजीसी बिल को लेकर सवर्ण समाज के हित में बात कर रही हैं और उनके समर्थन में बात कर रही हैं कि निश्चित तौर पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ बिल है और इससे समाज बटेगा, हिंदुत्व बटेगा, तो मायावती कहीं ना कहीं जगह बनाती हुई सवर्ण समाज के दिल में नजर आ रही हैं। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती सवर्ण समाज के साथ साथ उनके साथ जो दलित वोट है, जो मुस्लिम वोट है, वो लगातार उनके साथ बना हुआ है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की समस्या ये है कि यूजीसी बिल आने के बाद बीजेपी सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। हालांकि इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो चुनाव के परिणाम आने पर और यह तो वोटिंग के कुछ समय पहले आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों, समझने वाली बात है ये भी है कि उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा अभी छाया हुआ था एसआईआर का, ठीक है, लेकिन जिस तरह से खबरें मिल रही हैं और सूत्रों में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो यूजीसी के बाद ऐसा लग रहा था कि विपक्षी दल जो एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात हम एसआईआर को लेकर ही करेंगे। दोस्तों, एसआईआर को लेकर सपा मुखिया से
अखिलेश यादव ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार को, बीजेपी सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, उससे वो अपनी एक जनता के दिलों में ये पैठ बनाना चाहते हैं कि हम आपके समर्थन में, और जो SIR से चुनाव आयोग और बीजेपी की जो मिली भगत है उसके द्वारा जो वोट काटे जा रहे हैं वो जनता के हित में निश्चित तौर पर नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान अपने आप में तो सही साबित हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत में जनता पूरी तरह से इस SIR के मुद्दे को भूल चुकी है और अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार गर्म कर रहे हैं और भुना रहे हैं, लेकिन जनता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जितना मुझे सूत्रों से खबर मिली है कि जनता इस मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं है और अभी भी वो जनता बीजेपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही भरोसा रखना चाहती है। और यहाँ तक कि आप ये बात करें कि SIR के मुद्दे पर मायावती ने भी स्टैंड लिया था, लेकिन हालांकि उनका स्टैंड तो जनता को समझ आया नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ एक बात समझी जा सकती है कि अगर SIR बहुत बड़ा अगर इशू बनता तो निश्चित तौर पर अभी भी कुछ चीज़ें चुनाव के हित में समझने आने लगती, लेकिन जिस तरह से खबरें मिल रही है तो SIR का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। और एक बात ये समझने वाली बात है कि बीजेपी अभी भी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाह रही है और यह बात बिल्कुल विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल इस बात का इल्म है कि अगर जब तक बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेगी उसका बेड़ा पार उत्तर प्रदेश से नहीं होगा, ना कि देश के किसी अन्य राज्य से अगर वो लड़ रहे तो शायद उसका बेड़ा पार नहीं होगा। दोस्तों अगर SIR पर अगर ये बात करें, जिस तरह से अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे थे कि वोट काटे जा रहे हैं, कि न जाने कितने करोड़ के वो लोगों के वोट कट गए हैं और फिर तमाम एक ही परिवार से न जाने कितने लोगों के नाम आ रहे हैं, वो चुनाव आयोग को कुल मिलाकर और बीजेपी सरकार की मिली भगत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो वोट कटे हैं वो जनता को इसलिए उसमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी के वोट कटे हुए हैं, तो यानी मुस्लिम समाज के ज़्यादातर वोट कटे हुए, तो इसलिए इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा तूल नहीं मिल रहा है और ये मुद्दा पूरी तरह से विफल साबित नज़र आ रहा है। दोस्तों इसी बात को लेकर ये भी हम समझते हैं कि SIR को लेकर जनता अखिलेश यादव के बयान को और बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है और निश्चित तौर पर अगर ये बात बिल्कुल सही है कि अगर SIR का मुद्दा उत्तर प्रदेश की जो आने वाले चुनाव हैं विधानसभा 2027 में अगर ये मुद्दा नहीं छाया तो निश्चित तौर पर फिर एक तरफा जीत बीजेपी की ओर जा सकती है। लेकिन अखिलेश यादव विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस और जो विपक्षी दो दल हैं उनके बारे में मैं आपको बात को बताऊंगा। तो अगर 2-3 महीने में अगर SIR का मुद्दा दोस्तों पूरी तरह से गरमाया रहता है तो इसका इम्पैक्ट प्रभाव जरूर यूपी की राजनीति में पड़ेगा, अन्यथा पड़ने वाला नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद जो कि बसपा पार्टी में थे तो वो छोड़कर अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन हालांकि ये मुस्लिम वोटों के लिहाज से तो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर है, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं और कितना नहीं डाल पाते हैं ये तो चुनाव के वक्त ही बताएगा। हालांकि जब ये पुरानी पार्टियों में भी थे तो निश्चित तौर पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इन दोनों का नज़र नहीं आया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी को कितना लाभ होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों अभी भी इस मुद्दे पर जो कि अच्छा दूसरी बात ये कि सपा सरकार यानी अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि सवर्ण मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अगर हम इस SIR के और सवर्ण मुद्दे को दोनों को मिलाकर अगर हम घसीट लाएं बीच मैदान पर और जनता के हित को समझाते हुए अगर ये मुद्दा बनाते हैं चुनाव में तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि सवर्ण समाज बीजेपी से नाराज है, लेकिन कुछ हद तक नाराज है, ऐसी बात नहीं है
कि जैसे 2-3% अगर आप नज़र डालेंगे तो 2-3% हो सकता है कि श्रवण समाज नाराज हो, लेकिन जो एक मुश्त वोट है वो तो बीजेपी को ही जाने वाला है और उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि श्रवण समाज भी जानता है कि हमारी असली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसे छोड़कर जाना निश्चित तौर पर ये गुरेज नहीं होगा खुद से अपने दिल से। दोस्तों अब एक खबर ये भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस चुनाव में पूरी तरह से अपनी चुनावी बिसात को बिछा चुकी हैं और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि उत्तर प्रदेश में इस बार वो या तो गठबंधन के साथ सरकार बना सकती है और या तो फिर अकेले दम पर सरकार बना सकती है। लेकिन बसपा पार्टी का पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से अहम रोल रहा है, यानी कि चुनाव जिस तरह से लड़ी है वो जनता के दिल में निश्चित तौर पर जगह नहीं बना पाई है और उनकी पार्टी का लगातार हर चुनाव में ग्राफ गिरता रहा है। ऐसे भी मौके बसपा पार्टी के साथ आए हैं कि उनकी जमानत जब्त होने की बात भी कही गई है। उनके विधायक और सांसद तो जीतने के लिए आप ये समझ लीजिए एड़ी चोटी का जोर तक लगा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी ऐसा लग रहा था पिछले कुछ चुनाव में कि बसपा पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी बसपा पार्टी को मिल गई है जिससे मायावती आने वाले 2027 चुनाव में दम भर रही है। दोस्तों सब समझने वाली बात ये है कि एक तो सवर्ण समाज का जिस तरह से मायावती ने पक्ष लिया है वो उनके साथ आता दिख रहा है कुछ परसेंट के तौर पर, और मायावती के साथ दलित और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय वोट तो हमेशा से बना ही रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि मायावती हमेशा डीएमओ एक नारा देती थी, डीएमओ यानी दलित मुस्लिम ओबीसी। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि यही अगर नारा के साथ वो लगातार आगे बढ़ती रहीं तो शायद उनको ये फ़ायदा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले चुनाव में हो सकता है, लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी साबित होगी अगर ऐसा होता है तो। दोस्तों मायावती ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो इस चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। इसमें उन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया है। ऐसा पहले सुनने में नज़र आ रहा था कि जो AIM के अध्यक्ष हैं यानी असदुद्दीन ओवैसी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के शौकत अली, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर बसपा अगर गठबंधन करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे, किसी साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो ओवैसी की पार्टी को निश्चित तौर पर एक झटका लगा है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये क्या मायावती अकेले दम पर चुनाव जीत सकती हैं और सरकार बना सकती हैं, ये निश्चित तौर पर एक प्रश्न अभी भी बना हुआ है। दोस्तों अगर जिस तरह से मायावती, मैंने अभी पीछे कहा कि जिस तरह मायावती डीएमओ यानी दलित मुस्लिम ओबीसी को लेकर उनका नारा लगातार चलता रहता है, उसी तरह पीडीओ को लेकर अखिलेश यादव अपनी जो बिसात बिछाते रहते हैं और वो नारा लेकर वो चल रहे हैं, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। कभी कभी वो इसमें अगला जोड़ देते हैं, हालांकि वो लुभावनी वाली वो बातें होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव, मायावती और जो हैदराबाद की नई पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री देने वाली है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब मुस्लिम वोट को लेकर भी निश्चित तौर पर ये अब बंटवारा होने की कगार पर राजनीति खड़ी नज़र आ रही है। दोस्तों बीजेपी जरूर इस पूरे शुरू से आप देखें तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम के बल पर तो चुनाव लड़ती है, ऐसा तो कोई इसमें बात छिपी नहीं है। लेकिन उसने जो अपना नारा दिया हुआ है सबका साथ सबका विकास, वो अपने नारे के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। लेकिन जिस तरह से एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIM के पार्टी और बसपा पार्टी जिस तरह से नज़र आ रही हैं, और यहाँ तक कि भीम आर्मी भी इसमें बड़ा रोल निभाएगी, तो ऐसे में क्या ये बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित नहीं हो रहा है कि अगर ये सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो मुस्लिम
परसेंट जो वोट है, 19% जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट है, तो वो निश्चित तौर पर बिखर सकता है। और जब मुस्लिम वोट दोस्तों बिखर सकता है तो उसमें फ़ायदा पूरा का पूरा बीजेपी को जाता दिख रहा है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि किसी न किसी पार्टी के साथ मुस्लिम वोट नहीं जुड़ा है। आप बसपा पार्टी को देख लीजिए, तो शुरू से उनके साथ एक मुस्लिम वोट रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ तो मुस्लिम वोट, और लगातार वो समर्थन भी करते रहते हैं, तो उनके साथ भी बना हुआ है। कांग्रेस के साथ हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अगर इक्का दुक्का विधायकों को सीट मतलब कि टिकट मिल जाता है और सीट जीत लेते हैं, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट बढ़ने की ये संभावना रहेगी कांग्रेस को लेकर भी। और ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एंट्री की है और वो चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये जो अन्य पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर, इनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। अब ये पार्टियां इल्ज़ाम भी लगाती रहती हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है, उसको समर्थन करती है। ये हालांकि चुनावी राजनीति में ये सब खबरें आती रहती हैं, लेकिन इसका पार्टी के प्रेसिडेंट का इसमें क्या कहना है और जिस पर आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना है, ये बहुत दूर की बात होती है दोस्तों। तो हालांकि ओवैसी के एंट्री से ये तो साबित हो रहा है कि मुस्लिम वोट निश्चित तौर पर छिटकता हुआ नजर आएगा, और ऐसे में बीजेपी को छोड़कर अन्य पार्टियों के लिए परेशानी का सबब जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप एक और पार्टी को देखें, भीम आर्मी को देखें, जो जिसके मुखिया चंद्रशेखर हैं, तो अब चंद्रशेखर का भी एक अपना मुस्लिम समुदाय के प्रति अपना एक लगाव है और एक मुस्लिम वोट है, और निश्चित तौर पर एक कोर वोट उनको भी वहाँ से मिलता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उनको भी वहाँ से मिल सकता है वोट, और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर की एक खासियत ये भी है कि वो मायावती के दलित वोट पर भी सेंध लगा सकती हैं, और जो पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ले रहे हैं, उनकी भी वोटिंग में भी जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का जो नारा पीडीए के तौर पर दिया जाता है, उसमें भी सेंध लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ज़माने में दोस्तों अगर आप देखें तो कांग्रेस के साथ भी दलित वोट साथ रहता था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व तो खत्म हो चुका है, हालांकि कुछ वोट ज़रूर उनके साथ है, तो इसमें कोई लब्बो लुआब नहीं है कि इसमें अगर उत्तर प्रदेश की अब राजनीति को बहुत अगर आप कायदे से समझें तो बीजेपी को इसमें नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो मतलब मैं आपसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, जो मार काट होने वाली है वो समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम की पार्टी और बसपा पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, तो ये समझ लीजिए कि इन पर ही पूरा मारकाट होगी दोस्तों। वोटिंग के लिए, दलित वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए ज़्यादातर, बाकी ओबीसी और सवर्ण वोट तो आप इसमें कोई दो राय नहीं हो, तो बीजेपी की ओर ज़्यादा दिख रहा है, और शुरू से ही दिखता रहा है, भले ही कई चीज़ें बिगड़ती और संभलती रही हों। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे 2019 में, अच्छा गठबंधन की अगर बात कर लेते हैं, 2019 में सपा और बसपा ने गठबंधन किया था लोकसभा में, बबुआ साथ आए थे, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि उन्होंने मेरा वोट चोरी किया, और बहन जी ने मेरा वोट बहन जी को गया, उनका वोट मेरा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं हुए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जैसे अखिलेश यादव राहुल का भी गठबंधन हुआ था, राहुल गांधी का भी गठबंधन हुआ था। इसके अलावा अगर आप सपा बसपा का बहुत पहले का अगर गठबंधन आप देखें तो काशीराम और मुलायम सिंह जी का साथ गठबंधन हुआ था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, गठबंधन की सरकार तो बनती रहती है, लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी तो चुनाव को बहुत लंबा वक्त दोस्तों बाकी है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार शायद ही कोई पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन करे और सभी पार्टियां अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। और अगर गठबंधन दोस्तों होता भी है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्टी के बीच होता ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन बसपा पार्टी बिल्कुल गठबंधन नहीं करना चाहेगी। दोस्तों दूसरी बात ये भी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिहाज से बात कर लेते हैं कि
ऐसा माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारा किया जा रहा है और इस लिहाज से कई चीज़ें उभर कर सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए चाल चली जा रही है। समर के खिलाफ यूसी बिल इसीलिए लाया गया है। ये इस पूरे त्रिकोणमिति को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विरोधी तो यही सोच ही रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से कमज़ोर हो और यूजीसी मुद्दे पर पूरी तरह से इनको घेरा जाए। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी यूजीसी पर मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं उनका बयान आया है। उन्होंने कहा यूजीसी को में सबको साथ देना चाहिए और उन्होंने ये बात क्योंकि उनको भी ये चीज़ आभास हो रही है कि कहीं ना कहीं समर अगर बिखर गया तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मोहन भागवत से अभी कुछ दिन पहले यानी कल ही की अगर आप बात देखें तो उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्या बातचीत हुई, हालांकि ये पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनावी की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है या कुछ बीजेपी के अंदर कुछ बड़ा खेला हो रहा है या इसको लेकर भी कुछ बातें हो सकती हैं। हालांकि स्पष्ट तो नहीं है यहाँ पर कुछ भी। दोस्तों, बीजेपी की जो अब समझ लीजिए कि जो चुनाव है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बीजेपी की अगर चुनाव लड़ती है तो उसके पीछे संघ का भी हाथ होगा, क्योंकि संघ पर भी प्रेशर होगा बीजेपी को जिताने के लिए। अगर आप देखें देखिए देश में अगर आप दिल्ली के चुनाव को देखें यानी केंद्र के चुनाव देखें या किसी राज्य के चुनाव देखें तो निश्चित तौर पर कहीं भी बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसमें संघ का बहुत अहम रोल होता है और संघ की पूरी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से दखल दिया जाए और उसको दखल क्या कहेंगे कि उसको साथ देना ही कहेंगे। और बीजेपी के जो पूरा खाका तैयार होता है वो पहले ऐसा लगता है कि संघ की तरफ से ही तैयार होकर आता है और संघ की भी यहाँ पर थोड़ी सी चिंता रहती है कि अगर बीजेपी हारती है तो निश्चित तौर पर संघ पर भी सवाल उठते हैं कि संघ की तैयारियां कैसी थी, संघ के कार्यकर्ताओं ने क्या किया। तो ये सब लगभग आप देखें तो संघ पर भी प्रेशर रहता है और संघ की भी एक जिम्मेदारी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। या पिछले चुनाव देख लीजिए, संघ का बहुत बड़ा रोल रहा था उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं पंकज चौधरी और जो भूपेंद्र चौधरी जो पूर्व थे उनके चुनाव में तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं। हालांकि उनका प्रदर्शन ग्राफ काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन अब पंकज चौधरी की भी बारी है, जिम्मेदारी है उन पर जिताने के लिए और एक बड़े उसमें काम करने के लिए, क्योंकि पंकज चौधरी केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी हैं और महाराजगंज से 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो अच्छा खासा इनके पास अनुभव है निश्चित तौर पर। और जब ये क्योंकि आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव देखें तो एक लंबा वक्त खींचा गया कि अध्यक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा। तो हालांकि बीजेपी इस पर टाल मटोल करती रही और सही इंसान और सही चुनाव को लेकर और फैसला मतलब टालती रही। लेकिन अब पूरी तरह से जब पिछले ही महीने जब बीजेपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो निश्चित तौर पर हालांकि कुछ सवाल तो जरूर उठे, लेकिन अब उन पर यह जिम्मेदारी है क्योंकि पंकज चौधरी का यह पहला चुनाव बतौर होने वाला है। इसमें उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद पंचायत 200 चुनाव भी होने वाले हैं, इसके बाद 1-1.5 साल बाद नगर निगम भी चुनाव होते हैं। तो पंकज चौधरी के पास भी अच्छी खासी जिम्मेदारी रहेगी, उन पर भी दबाव रहेगा कि बीजेपी को जीत की ओर ले जाएं और पूरा खाका कैसे तैयार करें। पंकज चौधरी के पास ये भी जिम्मेदारी दोस्तों रहेगी कि योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करें। जो भी इधर उधर से खबरें मिलती रहती हैं कि सामंजस्य ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसे भी उन्हें मद्देनजर रखना होगा दोस्तों। इसमें लगभग यही है कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव का समीकरण बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और अब ये देखना वाली बात होगी कि ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से एंट्री की है उससे अन्य पार्टियों को क्या मुसीबत का सामना उठाना पड़ेगा और जनता के दिल में आखिरकार क्या है और जनता
जनता किस प्रकार अपना फैसला लेगी। हालांकि अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन तैयारियां अभी भी जनता अपने मन से करने लगी है, और चुनावी पार्टियां तो खैर करती ही रहती हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम अगली वीडियो में आपसे एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।